और आइए शुरुआत कर रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। सबसे बड़ी खबर जो है वो है करहल की। अखिलेश यादव जहां से चुनाव लड़ रहे हैं, ग्राफिक्स दिखाएंगे करहल बनेगा क्या नंदीग्राम, क्योंकि बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है और ममता बनर्जी स्टाइल में नंदीग्राम में जैसे शिकस्त दी वैसे अखिलेश को करहल में हराने की तैयारी कर रही है बीजेपी खुद। आज योगी आदित्यनाथ अखिलेश के गढ़ करहल में थे। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, योगी आदित्यनाथ को आप देख रहे हैं और खुद भूपेश बघेल योगी का हेलीकॉप्टर जब करहल में उतरा वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। एम्बियंस भी सुना सकते हैं आप। अगली तस्वीर मैं दिखाऊंगा। अगली तस्वीर कल अखिलेश और मुलायम, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, अखिलेश और मुलायम कल पहुंचे थे करहल, उन्होंने सभा की थी। आइए अब आपको दिखाते हैं करहल में दरअसल जबरदस्त टक्कर नजर आ रही है। बीजेपी ने जिस तरह से ताकत झोंकी है, बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है और योगी लगातार अखिलेश को टारगेट कर रहे हैं। और आज तो खुद छोटी बहू अपर्णा ने भी कह दिया कि वो चाहती है कि अखिलेश के खिलाफ बघेल जीते, एसपी बघेल। सुनिए जरा। करहल में कमल खिला दे, पूरे यूपी में सपा का टुकड़ा साफ होगा। मैनपुरी है, करहल है, भोगांव है, किसनी है, चारों पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। केवल आप वोट डाल दोगे तो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जीत करहल की जनता समाजवादी पार्टी को दिलाएगी। नेताजी आए नहीं है, नेताजी लाए गए हैं। उनको लाने का मतलब है साइकोलॉजिकल, वो चुनाव हार चुके हैं। एसपी सिंह बघेल साहब के जहां तक है वो बहुत बड़े वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं और उनको वहां से जीतना चाहिए। मुलायम सिंह यादव के गढ़ मैनपुरी में आज योगी का हेलीकॉप्टर उतरा। अखिलेश मैनपुरी के करहल से ही मैदान में है। 20 फरवरी को तीसरे चरण में चुनाव है और योगी अखिलेश को सीधे चुनौती देने उनके दुर्ग में पहुंच गए और सीधे अखिलेश मुलायम की एक दिन पहले हुई करहल में रैली पर निशाना साधा। नेताजी भी बहुत होशियार हैं। कल वे आए थे, वे जानते हैं करहल की जनता फैसला कर चुकी है कि प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ही उनका नेता होगा। आसमान से टपके और खजूर में अटके वाली स्थिति उनकी हो गई है। उनको लगा कि नेताजी की विरासत को मैं हथिया लूं। करहल में अपनी करारी हार को देखते हुए वे अब आपा खो चुके हैं। आपने सब देख लिया, बीजेपी को देख लिया कि नहीं देख लिया, और सरकार किसकी बनने जा रही है। इनकी शक्लें देखी, भाषा बदल गई। बताओ कौन खिसिया जाता है। आप तो इन बातों को जानते हो कि कौन खिसियाता है, जो हारने लगता है। ये करहल की जनता को बधाई देना चाहूंगा कि जब अखिलेश जी ने उत्तर प्रदेश में पिक एंड चूज किया होगा, सर्व से सीट उन्होंने छांटी और उस पर जब इतना टफ कंपटीशन वो मान रहे हैं तो इसका मतलब समाजवादी पार्टी यूपी में बहुत बुरी तरह से हार रही है। आर भारत में ही मैंने सुना था 31 तारीख को मैंने रात 9 बजे न्यूज देखी तो आपने कहा कि वो ये कह के गए हैं कि अब वो नहीं आएंगे, 10 मार्च को 40 दिन बाद आएंगे। मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को घेरने की कोशिश की, यही हमारी जीत हो गई है। अखिलेश ने कहा था नहीं आएंगे, वो यहाँ 2 बार आ गए। अखिलेश पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन यूपी की इस लड़ाई में घर की छोटी बहू अपर्णा यादव टीम योगी में है। अखिलेश भैया करहल से जीतेंगे या हारेंगे, अपर्णा ने क्या कहा सुनिए। अखिलेश यादव वहां से पर्चा जब भरे तब से समाजवादी पार्टी कह रही है कि एक तरफा ये लड़ाई है। आपको लग रहा है एसपी बघेल वहां टक्कर दे पाएंगे अखिलेश यादव को? नहीं, डेफिनेटली बघेल साहब का भी एक बहुत अच्छा नाम है, केंद्रीय नेतृत्व में रहे हैं वो, और वो कोई छोटे मोटे पॉलिटिशियन नहीं है। अपनी जमीन उन्होंने तैयार करी है, डिप्टी एसपी थे पहले। करहल की लड़ाई में क्या दिखता है, क्या अखिलेश यादव या एसपी सिंह बघेल, क्या लग रहा है? देखिए, मेरा पूरा समर्थन भारतीय जनता पार्टी के साथ है और एसपी सिंह बघेल साहब के जहां तक है वो बहुत बड़े वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं और उनको वहां से जीतना चाहिए। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तातुल्यम राम नाम वराणने। तो आइए अब सवाल यह है कि क्या करहल नंदीग्राम बनने वाला है? क्या ऐसा होगा? क्या नंदीग्राम जैसी स्थिति अखिलेश के सामने भी करहल में होने जा रही है? देखिए, ये चेहरों को पहचानिए जरा।
अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ के पीछे देखिए फौज, एसपी बघेल है, स्मृति ईरानी है और शुभेंदु अधिकारी हैं। अखिलेश के पीछे राहुल है, राहुल के पीछे ममता है। तो आइए आपको बताते हैं, बीजेपी की कोशिश है कि अमेठी नंदीग्राम को दोहरा दें, यानी अखिलेश के गढ़ में अखिलेश को हरा दें। याद कीजिए 2021 में क्या हुआ, ममता बनर्जी को उनके गढ़ नंदीग्राम में हराया बीजेपी ने। शुभेंदु अधिकारी जो बीजेपी के कैंडिडेट थे, उन्होंने ममता को शिकस्त दी। 2000 वोटों से ममता बनर्जी को उनके गढ़ में हराया। बेशक बीजेपी बंगाल नहीं जीत पाई, लेकिन दीदी को बड़ी हार दी, उनके गढ़ में हराया। करहल में बीजेपी की यही रणनीति है। करहल में बीजेपी ने इसीलिए एसपी बघेल को उतारा है अखिलेश यादव के खिलाफ। शुभेंदु की तरह बघेल मैदान में है इस बार। करहल में अखिलेश और बघेल की सीधी टक्कर है, आमने सामने। 2019 याद करिए, बीजेपी ने 2019 में अमेठी में राहुल को हराया, शिकस्त दी, जो गांधी परिवार का गढ़ था। गांधी परिवार के गढ़ की तरह दीदी को उनके गढ़ नंदीग्राम में और राहुल गांधी को उनके गढ़ अमेठी में शिकस्त दी। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को मात दी और 55,000 वोटों से राहुल की हार हुई थी। यह बताता है बीजेपी की रणनीति यह है, उसी तरह अखिलेश के गढ़ में अखिलेश को किसी तरह हराया जा सके। सीधे आइए आपको लिए चलते हैं करहल। करहल के लोग क्या कह रहे हैं, क्या कांटे की टक्कर है, क्या अखिलेश यादव और बीजेपी के उम्मीदवार एसपी बघेल के बीच जबरदस्त मुकाबला है? सुनिए जरा करहल के लोगों को। ये भी आने चाहिए, गुंडागर्दी खत्म है, बिल्कुल शान से जी रहे हैं और शान से खा रहे हैं, किसी का ठीक है। अखिलेश यादव क्यों, बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है और गैया सब खेत खाए जाती, परेशानी बहुत ज्यादा है। हाँ, यही मुद्दा है। शिक्षा व्यवस्था सब ध्वस्त हो गई है, बच्चे। अखिलेश यादव इसीलिए गायें खेत खा रही हैं और बच्चे पढ़ने नहीं जा पा रहे, स्कूल में लॉकडाउन लग रहा है। हाँ, यही दिक्कतें हैं सब। ये बीजेपी के कुछ काम ऐसे हैं जो लोगों को अच्छे लगे हैं और उसमें अमन चैन मिला है, लोगों को सुख शांति मिली है। दंगाई तो भाजपा सरकार में, सपा सरकार में दंगाई ज्यादा होती है। एसपी बघेल आएंगे, इसलिए क्योंकि उनकी सरकार दंगे वगैरह बहुत होते हैं। एसपी बघेल क्यों? क्योंकि हमें बीजेपी से बहुत सभी प्रकार की सुविधाएं मिलती हैं। अच्छा। यहाँ तो साइकिल है सब, सिर्फ साइकिल टोटल साइकिल है। बीजेपी कुछ नहीं कर पाएगी, यहाँ तो साइकिल ही है। नहीं तो साइकिल है, वो तो साइकिल है, साइकिल। भैया क्या यहाँ कोई काम ही नहीं हो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है। बच्चों की पढ़ाई निरस्त हो गई है, क्या होगी, सब बच्चों की जिंदगी खराब हो रही है। ये साइकिल का तो अब कुछ भी नहीं है, चारों तरफ बीजेपी की लहर है और गुंडा राज खत्म करना चाहती है जनता और राम राज लाना चाह रही है। अरे यहाँ तो कमल खिल रहा है, इसलिए खिल रहा है कि विकास के मुद्दे के ऊपर खिल रहा है और गरीब जनता जो है परेशान है, तो मुझे इसलिए यहाँ कमल खिल रहा है। अखिलेश की हवा चल गई, अखिलेश की हवा चल गई। करहल में भी वहाँ से कहल तो है ही उनका गढ़, पूरी यूपी की बात कर रहा हूँ मैं। अखिलेश भैया आ रहे हैं यहाँ पे, नौजवान सब बेरोजगार है इसलिए आ रहे हैं, और क्या है, गायों से आदमी किसान परेशान है। कमल ही खिलेगा, साइकिल तो पंचर हो गई है। जनता जिसको चाहेगी वो उसको होगी। इस समय इनके विरोध में है क्योंकि इनकी गुंडागर्दी और इनके अत्याचारों से जनता त्रस्त है। तो करहल की फिजा आपने देख ली, करहल के लोग क्या कह रहे हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ करहल से पहले मुलायम के पूरे गढ़ मैनपुरी में थे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जब योगी मैनपुरी में पहुंचे, योगी आदित्यनाथ मैनपुरी में थे, तो योगी ने सीधे सीधे अखिलेश के परिवार पर हमला किया। दूसरी तस्वीर में दिखाऊंगा, योगी के निशाने पर थे, ये देख रहे हैं चाचा शिवपाल को। योगी के निशाने पर चाचा शिवपाल थे। कल की तस्वीर मैं दिखाने जा रहा हूं, तस्वीर दिखाइए जरा। तस्वीर यह है कि मुलायम सिंह यादव अखिलेश के रथ बस में बैठे थे, इधर अखिलेश थे, और शिवपाल की दूसरी तस्वीर जिसमें शिवपाल हत्थे पर बैठे, वो तस्वीर मैं दिखाऊंगा कि ये शिवपाल पीछे खड़े। योगी आदित्यनाथ ने इसी पर खिंचाई की शिवपाल की, वो तस्वीर मैं दिखाऊंगा। ये तस्वीर देखिए जरा, अखिलेश अंदर लेकर चल रहे थे और शिवपाल बाहर खड़े थे। फुल स्क्रीन जरा इस तस्वीर को लेंगे हम, देखिए जरा। अखिलेश यादव फुल स्क्रीन इसको लेंगे। अखिलेश यादव ये देख रहे हैं आप, जरा बस में चढ़ा रहे हैं वो, और बस में
चढ़ाने के दौरान अगर आप देखिए शिवपाल बाहर खड़े हैं, शिवपाल बॉयकॉटेड फील कर रहे हैं कि भतीजे ने किनारे कर दिया और योगी ने इसी पर हमला किया। योगी ने क्या कहा ये आपको सुनवाता हूं, दिखाता हूं। योगी नहीं अकेले बल्कि अपर्णा यादव ने भी शिवपाल की स्थिति पर अटैक किया है। क्या कह रहे हैं योगी, ये आपके सामने तस्वीर भी मैं दिखाऊंगा। ये तस्वीर जरा आप देखिए, शिवपाल यादव बैठे हुए हैं सोफे के हत्थे पर। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि शिवपाल यादव की दुर्गति हो गई है। इस तस्वीर को देखने के बाद उसे देखकर दुख होता है। योगी ने कहा शिवपाल प्रदेश के नेता थे, वो कभी नेताजी के खास थे, लेकिन इसे जल्दी मूव करेंगे। उनके प्रमुख सिपा सालार रहे हैं शिवपाल। योगी ने कहा उन्हें बैठने को कुर्सी तक नहीं मिली, बैठने को कुर्सी का हत्था मिला है। शिवपाल हत्थे पर बैठे हुए, दुर्गति का नमूना देखना है तो शिवपाल जीता जागता नमूना है। इसके अलावा अपर्णा यादव ने भी हमला किया। अपर्णा ने कहा चाचा शिवपाल ने हमेशा आगे बढ़ाया है और उन्होंने बहुत प्रोत्साहित किया है, हमें हमेशा आगे बढ़ने का आशीर्वाद दिया है चाचा शिवपाल ने। पहले उन्होंने 100 सीट मांगी, यानी शिवपाल ने अखिलेश से 100 सीट मांगी, फिर 65 पर बात बनी, लेकिन सिर्फ 1 सीट उन्हें मिली है। अपर्णा ने कहा यह तस्वीरें देखकर उन्हें बहुत दुख होता है। आइए अब आपको सुनवाते हैं, देखिए जरा योगी आदित्यनाथ ने कैसे हमला किया, सुनिए जरा। रिश्ता भले ही चाचा भतीजे का हो, लेकिन दोनों के बीच सियासी अदावत किसी से छिपी नहीं। मौसम चुनाव का है तो चाचा शिवपाल हो या भतीजे अखिलेश, विरोधी हर तस्वीर के मायने भी निकालेंगे और मतलब भी। योगी ने भी लगे हाथ शिवपाल के जख्मों पर नमक लगा दिया। बेचारा शिवपाल जो प्रदेश का नेता था, कल उसको बैठने के लिए कुर्सी भी नहीं मिली। कैसे वहां कुर्सी नहीं मिली और वहां मुंह लटकाए बैठा था। क्या दुर्गति थी उसकी। और वह दुर्गति देखते हुए मुझे तो कल बड़ा लग रहा था कि कहां ये प्रदेश भर में घूमता था, हजारों लोग उनके साथ जाते थे। नेताजी का प्रमुख सिपा सालार हुआ करता था और कल उस बेचारे को कुर्सी का हत्था मिला बैठने के लिए, कुर्सी का हत्था। यानी आज के दिन पर अगर किसी व्यक्ति को आप दुर्गति का जीता जागता नमूना देख सकते हैं तो शिवपाल यादव उसका एक जीता जागता नमूना आपको मिल जाएगा। चाचा शिवपाल पर योगी का हमला तो समझ आता है, लेकिन घर की छोटी बहू अपर्णा भी चाचा की हालत पर दुख जता रही है। ये चाचा जी के, शिवपाल जी के खुद के वर्ड्स थे कि पहले मैंने 100 सीटें मांगी, फिर उन्होंने कहा कि मैंने 65 कहा, फिर मैंने कहा 45, फिर उनको 1 मिली। तो डेफिनेटली उनको जो है साइज डाउन किया गया। अब वो उनके मन में क्या दुख है, क्या वेदना है, ये तो वही बता सकते हैं। पर बाहर से जो दिख रहा है वो सभी के लिए उन्होंने ही अपने वक्तव्य में ये कहा था। ये अपर्णा यादव के नहीं, ये चाचा जी के शब्द है, शिवपाल जी के शब्द है। देखिए चाचा ने अपना दुख समय समय पर व्यक्त किया है। उन्होंने जिस प्रकार से राजनीति करी है और जो उनके साथ हुआ है ये दुखद है। और आइए आपको बताते हैं अब हम कि कैसे योगी ने हमला किया, वो तो आपने देख लिया, लेकिन योगी यही नहीं रुके। अखिलेश और मुलायम मंच पर थे करहल में, कुछ ऐसी घटना हुई, योगी ने इस पर भी हमला किया। जरा पहले सुनवाते हैं। अखिलेश मुलायम मंच पर थे, मुलायम संबोधित कर रहे थे करहल के लोगों को, अपने लोगों को, और मुलायम उम्मीदवार का नाम भूल गए, उन्हें याद नहीं रहा कि करहल का उम्मीदवार उनके सुपुत्र अखिलेश है। तो देखिए जरा मंच पर हुआ क्या। अब जो यहाँ उम्मीदवार हैं, जो भी उम्मीदवार यहाँ वो श्रेष्ठ उम्मीदवार हैं, कांग्रेस को भारी बहुमत जिताने। और आइए अब आपको सुनवाता हूं, इस पर योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा वो सुनिए जरा। नेताजी ने कल यही कहा कि भाई ठीक है, तुम लोग जो चाहो तय कर लो, अपना विधायक चुन लो। दूसरा व्यक्ति बोला जा रहा है कि नाम बोल दीजिए, नाम बोल दीजिए। वो कह रहे कौन लड़ रहा है यहां से सपा का प्रत्याशी, मुझे तो पता ही नहीं है। अब ये दुर्गति हो गई हो कि बाप पुत्र का नाम न जान रहा हो। तो भाइयों बहनों,
ये सपा की पूरे प्रदेश के अंदर की दुर्गति को भी प्रदर्शित करता है। नेताजी एक बहुत बुजुर्ग भी हैं और देश के एक अच्छे लीडर हैं, तो उनका आशीर्वाद लेना कोई बुरी बात नहीं है। आपको पता था वो प्रचार में उतर रहे हैं? मुझे ये था कि पहले वो शायद नहीं आएंगे प्रचार में, इसीलिए मैंने ये बात बोल ली है कि मुझे खुशी है कि वो आज प्रचार में दिख गए जी, क्योंकि शायद वो कह रहे थे कि मुझे प्रचार में उतारा जाएगा कि नहीं उतारा जाएगा। वो ये पूछ रहे थे कि मुझे प्रचार में उतारा जाएगा कि नहीं उतारा जाएगा, वो ऐसा कह रहे थे क्योंकि बुजुर्ग हैं वो, तो उनकी बात सुननी चाहिए। वो उतरना चाह रहे थे प्रचार में, उस पर क्रॉस क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। नहीं, पर वो प्रचार में उतरना चाह रहे थे, लेकिन ये उनके हाथ में नहीं था। अब देखिए, पार्टी की जो कमान है वो अब उनकी नहीं, मतलब वो संरक्षक हैं पार्टी के, उनके जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो सारी चीजें डिसाइड करते हैं। और आइए अब आपको दिखाने जा रहे हैं मैनपुरी की स्थिति क्या है। पूरे मैनपुरी में कितनी सीटें हैं और बीजेपी कितनी सीटें जीत सकती है, देखिए जरा। मैनपुरी में 4 विधानसभा सीटें हैं, 4। समाजवादी पार्टी के पास फिलहाल 3 सीट है और बीजेपी के पास मैनपुरी की 1 सीट है। मैनपुरी, किशनी, करहल समाजवादी पार्टी के पास है और भुगांव पर बीजेपी का कब्जा है इस वक्त। मैदान में 42 उम्मीदवार उतरे हैं। आपको बताऊं, 30 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई चुनाव के दौरान। 12 दावेदार ही अपनी जमानत बचा पाए थे। स्थिति ये थी, कुछ कैंडिडेट 100 वोट पर ही सिमट गए थे। 12 दावेदार जमानत बचा पाए इस पूरी जंग में। कुछ के वोटों की गिनती सिर्फ 100 तक पहुंची थी, 100 तक। कुछ का 5000 पर खाता बंद हो गया था। हालत यह है। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की अगली बड़ी खबर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई। प्रधानमंत्री मोदी के दिल में सिख समाज है, वो मैं दिखाऊंगा आपको कि कैसे। ये देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं। आज सारे बड़े नेता, सिख बड़े नेता पहुंचे। ये देख रहे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए प्रधानमंत्री से यहां मिल रहे थे। वहां पंजाब की हवा बदल रही थी। पंजाब में बड़े बड़े नेताओं के दिल की धड़कनें बढ़ गई थी प्रधानमंत्री की इन नेताओं के साथ ये तस्वीरें देखकर। दूसरी तस्वीर में दिखाऊंगा, प्रधानमंत्री ने उन्हें संबोधित भी किया। प्रधानमंत्री को तलवार और शॉल गिफ्ट भी की इन सिख नेताओं ने। वो तस्वीरें देख रहे हैं आप। आइए अब मैं आपको बताने जा रहा हूं प्रधानमंत्री ने क्या इस मुलाकात के जरिए और पंजाब के दौरों के जरिए कुछ बदल दिया है। प्रधानमंत्री ने सिखों के लिए क्या किया है, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा। करतारपुर कॉरिडोर खुलवाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल के दौरान। सिख दंगों के लिए बाकायदा SIT जांच बिठाई। गुरु के लंगरों से GST हटवाया प्रधानमंत्री ने। वीर बाल दिवस घोषित किया गया और लखपत गुरुद्वारा साहिब और अफगानिस्तान से आई गुरु ग्रंथ साहिब, ये सब कुछ प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ। गुरु ग्रंथ साहिब का अनुवाद किया गया और हिंदू मैरिज एक्ट में परिवर्तन किया गया। ये सारी चीजें प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में हुई है। आइए अब आपको सुनवाते हैं जो सिख नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे थे, उन्होंने क्या कहा, उन्हें जरा सुनिए। और पिछले 47 से लेके अब तक सिखों के मन में गुस्सा क्या है, क्यों दर्द था, कौन सी पीड़ा थी, उसको प्रधानमंत्री जी ने समझा है, उस पर मरहम लगाई है। चाहे वो 1984 के कातलों को जेल में डालना हो, चाहे वो कानपुर में SIT बना के लोगों को जेल में डालना हो, चाहे उन लोगों की बाजू पकड़, ये काम जो उन्होंने मरहम लगाने का काम किया, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने एक बात कही है जो हमारे दिल में लगी है कि मेरे खून में सिखी है, मेरे खून में सेवा है। मैं जब भी जो भी करता हूँ हृदय से करता हूँ, श्रद्धा से करता हूँ। जो दिल्ली में SIT बनवा के 1984 की लड़ाई के लिए उन्होंने सज्जन कुमार जैसों को अंदर करवाया, सिखों की भावना देखते हुए जो कॉरिडोर बनाया गया करतारपुर साहब का लांगा, जिससे आज हजारों लोग वहां पर जाते हैं। मैं समझता हूं कि देश के अंदर इतने बड़े काम करने के लिए जो आशीर्वाद उनको वैसे गुरु को मिला हुआ है, गुरुओं की धरती से जुड़े हुए हैं और जो आज उन्होंने अपनी बातें रखी हैं वो वाकई एक ऐतिहासिक बात है। PM साहब एक सिख एट हार्ट हैं, बहुत जुड़े हुए हैं, बहुत उनकी अंडरस्टैंडिंग है सिख ग्रंथों की और सिख गुरुओं की और सिख भाषा की और सिख किस तरह से सेवा में जुड़े हैं। इस चीज़ की शायद किसी प्राइम मिनिस्टर को इंडिया में इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं रही जितनी। और आइए आज की अगली एक और बड़ी खबर है। प्लान टारगेट मोदी, आतंकियों के निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मारने का प्लान बनाया था आतंकियों ने। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा आतंकियों के निशाने पर रहे हैं, बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताऊं, तस्वीर दूसरी दिखाऊंगा, उस धमाके की तस्वीर जिस धमाके के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निशाना थे।
ये आप देख रहे हैं, एक के बाद एक 20 धमाके हुए थे सिर्फ 70 मिनट में, और इसके पीछे प्रधानमंत्री को निशाना बनाना भी मकसद था। आइए अब आपको बताने जा रहा हूं कैसे आतंकियों के निशाने पर पीएम मोदी थे और क्या रणनीति थी, कैसे मोदी को मारना कोशिश था। हुआ क्या देखिए, 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद में धमाके हुए। 70 मिनट के अंदर 20 धमाके हुए, एक के बाद एक 20 धमाके में 56 लोगों की मौत हो गई। वहीं पर 200 से ज्यादा लोग घायल हो गए इस धमाके में, और इसी धमाके में मोदी को मारने की प्लानिंग की गई थी। हुआ क्या, तब गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी उस वक्त, और मोदी को निशाना बनाने के लिए बाकायदा धमाके किए गए इस प्लानिंग के साथ कि मोदी को मारने के लिए अस्पताल में बम प्लांट किए गए, ये सोच के साथ कि धमाके में जो लोग घायल हुए उन्हें देखने के लिए अस्पताल के दौरे के दौरान प्रधानमंत्री जाएंगे और तभी उन पर हमला होगा। घायलों को देखने मोदी अस्पताल जाते और तब उन्हें टारगेट किया जाता। अस्पताल में लगाया गया था बाकायदा बॉम्ब, और कोर्ट ने खुद इस बड़ी साजिश का खुलासा किया। आपको बताऊं, 13 साल बाद इस ब्लास्ट केस में सजा हुई है। भारत के इतिहास में सबसे बड़ी सजा है ये। अहमदाबाद ब्लास्ट केस में 49 दोषी थे, 49 दोषी, जिसमें से 38 दोषियों को सजाए मौत दी गई है, फांसी की सजा। 11 दोषियों को उम्र कैद की सजा कोर्ट ने सुनाई है। आइए आपको तस्वीरें 2008 की, उस वक्त की तस्वीर दिखा रहा हूं जब प्रधानमंत्री मोदी अस्पताल पहुंचे थे। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, पीएम मोदी जब अस्पताल पहुंचे थे। फुल स्क्रीन अगर ये तस्वीरें दिखाऊं मैं, 2008 की तस्वीरें, उस वक्त वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे पीएम मोदी। तस्वीरों में आप देख रहे हैं, ये अस्पताल में जाने की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, और कोशिश ये थी कि धमाकों के बाद जो मरीज अस्पताल पहुंचेंगे, प्रधानमंत्री मोदी उस वक्त मुख्यमंत्री थे, तत्कालीन मुख्यमंत्री पीएम मोदी जब उन्हें देखने पहुंचेंगे तब उन्हें टारगेट किया जाए। आइए अब आपको बताता हूं कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी को टारगेट करने का ये जो प्लान था इसे डिकोड किया गया। वो कैसे संभव हुआ वो आपको दिखाने जा रहा हूं। ये देखिए जरा, हुआ ये कि 20 धमाके के बाद इन्वेस्टिगेशन और जांच शुरू हुई, क्योंकि 20 धमाके हुए थे, पूरा देश दहल गया था। एटीएस और इंटेलिजेंस ने जांच को तेज किया। 350 पुलिस अफसर की टीम बनाई गई, 350 पुलिस अफसर इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। 4 महीने तक जांच चलती रही, और हालात ये थे 4 महीने अधिकारी अपने घर तक नहीं गए। जांच के दौरान जांच टीम ने लगातार दिन रात काम किया, और जल्द से जल्द केस को सुलझाने का दबाव था उनके ऊपर। अहमदाबाद के दाड़ी लिमड़ा से सुराग मिला सबसे पहले, बम बनाने की कड़ी जांच टीम के हाथ लगी, और यहीं से आतंकी गतिविधि के पक्के सबूत मिले जांच टीम को। कर्नाटक से आतंकी को पकड़ा गया, और उज्जैन से भी आतंकवादी को पकड़ा गया। ये वो जगह है जहां से आतंकियों को पकड़ के लाया गया। लखनऊ से भी मास्टरमाइंड पकड़ा गया। आपको बताऊं, धमाके में यूपी के आजमगढ़ का कनेक्शन भी सामने आया है। आजमगढ़ का अबू बशर इसका मास्टरमाइंड था। आजमगढ़ से कई लोगों से पूछताछ की गई है। आजमगढ़ के 6 दोषियों को आज सजा भी सुनाई गई है। और योगी आदित्यनाथ ने आज हमला किया। योगी आदित्यनाथ ने सीधे समाजवादी पार्टी पर हमला किया है इस आतंकी कनेक्शन को लेकर। सुनिए जरा योगी को। तो समाजवादी पार्टी की सरकार ने जो सबसे पहला फैसला लिया था आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का, उनकी संवेदना केवल और केवल आतंकवादियों के प्रति थी। और चाहे वह 2012 की घटना रही हो, और चाहे वह आज न्यायालय के द्वारा फांसी की सजा प्राप्त होने वाला वह आतंकी हो, जिसके कारण दर्जनों लोग गुजरात के अंदर मारे गए थे। समाजवादी पार्टी का हाथ आतंकियों के साथ, ये उनकी स्पष्ट झलक हम सबके सामने प्रस्तुत करती है। तो योगी आदित्यनाथ ने चुनाव के दौरान सीधे एसपी पर हमला किया, लेकिन सोचिए प्रधानमंत्री मोदी क्यों आतंकियों के टारगेट पर।